हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसके पहले हम ये बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लें। ऐसा इसलिए कि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हम बनाएंगे आपके पास समय समय पे वो वीडियोस पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें आज हम बात करेंगे कि 11th मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, प्रत्येक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्यों सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सेट थ्योरी इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन आएगा तो क्या आप x बार 1 2 3 ऐसे लिख दोगे? नहीं, आपको उसको क्या किस में रखना है, एक सेट में रखना है। जब आप उसको क्या करोगे, एक सेट में कलेक्ट करोगे तो समझ ही रहे होंगे। तो सेट क्या, सेट जानोगे तब ना कलेक्ट करोगे। किस फॉर्मेट में उसको रखें, सेट बिल्डर फॉर्म में रखें या रस्टर फॉर्म में रखें, तो ये चीज़ जानना जरूरी होता है। फिर आपको जब दो फंक्शन का जब सम दिया जाएगा, आप f(x) बराबर f1x प्लस f2x इस तरह कर रहे हैं। f(x) बराबर f1x प्लस f2x इस तरह का दो फंक्शन है। अब इसका डोमेन मान लिया जाए d1 है, इसका डोमेन मान लिया जाए d2 है। कहने का डोमेन कहने का मतलब है वैसे x है इसमें जिसके लिए f1x डिफाइंड है, इसमें वैसे x है जिसके लिए f2x डिफाइंड है। अब दोनों का सम डिफाइंड होने के लिए, दैट इज f(x) को डिफाइन होने के लिए f1x को भी डिफाइन होना होगा, f2x को भी डिफाइन होना होगा। तो कहने का मतलब दोनों को क्या करना होगा, दोनों के डोमेन को इंटरसेक्ट कराना होगा। कहने का मतलब दोनों में से वैसे कॉमन वैल्यू लेना होगा, वैसे कॉमन x लेना होगा जिसके लिए f1x भी डिफाइन होना चाहिए, f2x भी। अब एक ऐसा x मिल जाए जिसके लिए f1x डिफाइन है और f2x डिफाइन नहीं है, तो सम कैसे डिफाइन होगा? नहीं ना होगा। तो दोनों का सम तभी डिफाइन होगा जब दोनों क्या हो, दोनों डिफाइन हो। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आया कि कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू जो है, कॉमन वैल्यू कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। जब आप इंटरसेक्शन के बारे में जान लोगे तब हम आपको बताएंगे यूनियन के बारे में। यूनियन कहाँ पे होता है, जैसे कि f(x) है ग्रेटर देन 0, तो मान लिया जाए x ग्रेटर देन 1 आया या लेस देन 0 आया। ठीक है, आप जब सॉल्व किए हो तो x ग्रेटर देन 1 आया या लेस देन 0 आया, तो यहाँ पे आप ये भी वैल्यू लोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ये भी वैल्यू लोगे। फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये भी वैल्यूज लोगे। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या लिख दोगे, ये -∞, 0, या ऐसे ही थोड़े लिखेंगे 1, ऐसे नहीं। इसको हम क्या करेंगे, यूनियन में लिखेंगे, -∞, 0 यूनियन 1 to ∞। तो यहाँ पे यूनियन भी आपको जानना जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे कि सेट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सेट पढ़ने का मकसद ये है कि सॉल्यूशन को कलेक्ट करना, दैट इज कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट का मतलब यही होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और उसके बाद हम इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसी में बहुत सारे लॉज आते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब आएंगे, आइडेंटिटीज लॉ। ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे तो इसमें बहुत सारे डायग्राम भी होंगे, उस डायग्राम को भी हम क्या करेंगे, उस डायग्राम से भी हल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, जिसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड नंबर में। जब सेट थ्योरी आप पढ़ लोगे तब आपको बताया जाएगा रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, क्योंकि अभी तक जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ लेते हो तब तक हम जो भी बात करते हैं वो रियल नंबर पे ही करते हैं। तो रियल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जान, रियल नंबर का सारे टाइप के बारे में जानेंगे, रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल में कौन कौन से टाइप होते हैं, इरेशनल में कौन से टाइप होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। थर्ड नंबर में
आपको बताया जाएगा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन कहने का मतलब है किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन दो टाइप का होगा, एक अलजेब्राइक होगा, दूसरा ट्रांसीडेंटल होगा। क्या होगा? ट्रांसीडेंटल होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन के बारे में जान लेंगे। 4th नंबर में आप जानोगे इक्वेशन क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। 4th नंबर में आप इनइक्वालिटी के बारे में जानोगे। 5th नंबर में आप इनइक्वालिटी के बारे में जानोगे। जैसे इनइक्वालिटी में इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, √x + 1 प्लस √x - 1 बराबर 0। कहेगा बताइए इक्वालिटी में भी जैसे इक्वेशन और यहाँ क्या है इनइक्वालिटी, ये क्या है इक्वेशन, इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्या है इक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। आपको यहाँ जैसे ये <0 रहा तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है >0 है, ये भी क्या है >0। तो जो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो होता नहीं है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इनइक्वालिटी में आ गया। इनइक्वालिटी कहने का मतलब इक्वालिटी नहीं है। और ये भी क्या है इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि <= है, लेस देन है ना, इक्वल टू है उससे क्योंकि मतलब लेस देन है ना, जब लेस देन है तो ये क्या हुआ इनइक्वालिटी ही हुआ। और इक्वालिटी भी करने के मतलब इस तरह का क्वेश्चन √x + 1 प्लस √x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या है इक्वालिटी, तो ये क्या है इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो यहाँ पे हम हर तरीका आपको बताएंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और सारे सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं सारा तरीका आपको बताया जाएगा। जैसे ये देखिए √x + 1 है प्लस √x - 1 है, ये क्या होगा >= 0 होगा, ये > 0 होगा। तो दो पॉजिटिव का जो सम होगा वो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, 0 तभी होगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये 0 करेंगे तो x = -1 आ जाएगा, और ये 0 करेंगे तो x = 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखा जाए कोई इस दोनों का कॉमन वैल्यू है, कुछ इंटरसेक्शन यदि करें तो एक भी वैल्यू नहीं आया। तो कहने के बाद इसके पास क्योंकि देखिए -1 के लिए ये सेटिस्फाइड है, ये 0 हो जाता है, बट ये 0 नहीं होता है। 1 के लिए ये 0 नहीं होता, ये 0, दोनों को एक साथ 0 होना चाहिए ना, दोनों एक साथ किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं हो रहा है। जब एक साथ 0 नहीं हो रहा है कहने का मतलब इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ के बारे में और ऐसे इक्वालिटीज़ के बारे में हम 5th नंबर में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी में। जब आप ये जान लोगे तब आपको बताया जाएगा 6th नंबर में, ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपका आएगा, ये जितना भी आप पढ़ रहे हो ये आपका आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जानना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यदि नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन कैसे हल करोगे, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि हम आपको ये सी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे तो आप यदि फंक्शन में डोमेन वगैरह ये सब निकालोगे तो वहाँ पे आपको परेशानी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे वहाँ पे भी इक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? वहाँ पर भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, उसको सॉल्व करना होगा। आप कैसे करोगे? जब तक कि आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप कैसे सॉल्व कर लोगे? इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। रियल नंबर के बारे में भी नॉलेज, रियल नंबर में बहुत सारे किसी को रेशनल इरेशनल कैसे हम प्रूव करते हैं, ये सब सारे चीज़ बताएंगे इसमें। फिर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन, यूक्लिड्स थ्योरम, ये सब के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बेसिक नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास यदि मान लिया जाए x/n है इस तरह का और इस तरह से है, तो यूक्लिड थ्योरम नहीं जानोगे तो आप कैसे पक्का पाओगे? मान लिया कोई भी पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर, दो इंटीजर है, n > 0 है और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर है, तो यूक्लिड थ्योरम ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट q एंड r बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर r पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर n q + r।
तो डायरेक्टली वे में हम रख सकते हैं r का वैल्यू जो होगा r ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन n होगा। अब इसमें इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जब तक आप यूक्लिड थ्योरम नहीं जानोगे तो आप ये जो एक्सप्रेशन जो आपने किया है ये आप कैसे करोगे, इसलिए यूक्लिड थ्योरम को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ठीक है, आप 10th में भी रियल नंबर पढ़ोगे, लेकिन इतना आपको वहाँ पे ये चीज़ आइडिया नहीं दिया जाता है रियल नंबर के बारे में, इसलिए हम आपको इन सब के बारे में डीपली बता देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम रियल नंबर से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, रियल नंबर को जानना क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझ गए, इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन के बारे में। इसी में हम आपको बेबी कर्व मेथड भी बता देंगे, बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड ये चीज़ बता देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन जाना जरूर। फंक्शन जैसे दो टाइप का, पहला अलजेब्राइक होगा, अलजेब्राइक फंक्शन होगा, दूसरा ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तीसरा एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में आपका आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फिर आपका लिस्ट इंटीजर आएगा, इस तरह से लिस्ट इंटीजर आएगा, फिर सिग्नम आएगा, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स सिग्नम भी आएगा, और भी बहुत सारे फंक्शंस आपको आएंगे। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब इसमें पढ़ लेंगे, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब कैसे निकालते हैं इन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा पीस वाइज फंक्शन में। जब आपको फंक्शन का आइडिया मिल जाएगा तो ये सब अभी जो भी बता रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट में 6 नंबर में आपको बताएंगे। फंक्शन के बारे में आपको सारे कुछ मालूम हो जाएंगे। तो फिर हम इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में बता दिया जाए। हम क्या करेंगे, आपको डोमेन और रेंज के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा, पूरे डीप में तो नहीं, क्योंकि जो रेंज और डोमेन हम जब डिफ्रेंशिएशन ये सब जानते हैं तो उसमें और मतलब कि डोमेन रेंज को अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं उसको समझते हैं। तो ये चीज़ हम तभी मतलब अभी तो हम सिंपली इसी ये इनइक्वालिटी यही सब का यूज़ करके हम उसका डोमेन रेंज ये सब फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो अभी तो इतना, इसको हम क्या करेंगे, बेसिक आइडिया लेकर हम डोमेन और रेंज का स्टडी करेंगे। उसके बाद 7 नंबर में आपको इवन फंक्शन क्या होता है एंड ऑड फंक्शन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको इसके पीरियोडिसिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए। पीरियोडिसिटी के बारे में बता दिया जाएगा। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, कोई फंक्शन मान लिया जाए एफ एक्स बराबर इस तरह का कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 1 - 1 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू का कंप्लीट ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो इन सब के बारे में भी हम इसी में बताएंगे पीरियोडिसिटी में। उसके आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा। ये ज़्यादा देर नहीं, ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो चलेगा ये आपका 20 डेज मैक्सिमम, इतने में ही आपको ये ख़त्म किया जाएगा बेसिक, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा चैप्टर है जिसको 11th मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। तो अभी जो है ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, तो पीरियोडिसिटी के बारे में जान लोगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे जब पीरियोडिसिटी हो जाएगा तो फिर पीरियोडिसिटी होने के बाद हम आपको ग्राफ पे ले जाएंगे। ग्राफ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ यदि नहीं जानोगे तो आप जैसे कि आपके पास यही एफ एक्स बराबर 0 है, एफ एक्स बराबर 0, तो ऐसा इक्वेशन को बोलेगा कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके निकालोगे। यदि आप एफ एक्स का ग्राफ जान जाते हो तो ये क्या है, y = 0, दैट इज़ क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। आप एफ एक्स को क्या करेंगे, एफ एक्स का ग्राफ खींच लेंगे। अब देखेंगे कि एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, तो देखिए यहाँ कितने बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4 5, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे एफ एक्स बराबर 0 का वो कितना होगा, 5 हो जाएंगे। अब जैसे कि
तो ग्राफ जाने तभी ना, यदि ग्राफ नहीं जानते तो डायरेक्टली वे में ऐसा हम नहीं कर सकते थे। जैसे एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0 है, तो ऐसे इक्वेशन हम बोले कि बताइए इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है। तो आप क्या करोगे, तो ये एफ एक्स को, ये क्या है एफ एक्स है, उसके बाद जो है, उसके बाद ये जी एक्स है, ये क्या है जी एक्स है। तो ये देखोगे कि डोमेन के आपको जो भी दिया हुआ रहेगा कि इसके अंतराल में आपको, इस इंटरवल में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0 का। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स का ग्राफ खींच लोगे, यदि आप ग्राफ जानते हो तब ना, एफ एक्स का ग्राफ खींच लोगे, जी एक्स का ग्राफ खींच लोगे, देखोगे कि दोनों कितना बार इंटरसेक्ट किया है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0.2 आए तो आप डायरेक्टली वे में कह दोगे कि इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। फिर 12th में आपको ग्राफ का बहुत ही यूज होगा। कैसे, आप जब कंटिन्यूटी कोई मान लिया कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स है, तो और ये जो है किसी पॉइंट ए पे जो वैल्यू है वो जो है इससे थोड़ा सा नीचे दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन क्या हो रहा है, ए पे ब्रेक हो रहा है। तो डायरेक्ट वे में आप, जैसे हम जो कंटिन्यूटी ये सब जो भी स्टडी करते हैं, तो कंटिन्यूटी क्या होता है, ये पॉइंट वाइज प्रॉपर्टीज होता है, किसी हर एक पॉइंट पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्ट वे, यदि फंक्शन का ग्राफ जानते हैं डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या हुआ, ए पे जो है, ए पे जो फंक्शन वैल्यू है वो नेबरहुड से क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो ये दोनों मतलब कि क्लोज तो नहीं आए ना, इसके क्लोज तो नहीं आए, जब क्लोज नहीं आए तो कहने का मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। और भी बहुत सारे इसी तरीके, फिर डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको हेल्प करेगा कि यदि आपका ग्राफ मान लिया इस तरह से कॉर्नर बना दे रहा है, जब कॉर्नर बना दे रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आपको बहुत सारा टेंजेंट आपको मिल रहा है, बहुत सारा टेंजेंट एक पॉइंट पे। तो किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे यदि एक से ज़्यादा टेंजेंट खींचा जा रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो कहने का मतलब है वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चेक करने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वे में हम कह देंगे कि यह फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपका आएगा जैसे इंटीग्रेशन में जब आप एरिया फाइंड करोगे, तो एरिया फाइंड करो, जैसे पीस वाइज में क्या होता है ना, पीस वाइज में जो हमारा फंक्शन जो होता है, फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, पीस हो जाता है इंटरवल में या डोमेन में क्या होता है, बहुत सारे उसका फंक्शन का क्या हो जाता है, पीस टुकड़ा हो जाता है। प्रत्येक सब इंटरवल में, डोमेन के प्रत्येक सब इंटरवल में उसका कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रत्येक सब इंटरवल में आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना से इतना तक वैल्यू में ये वैल्यू क्या दिया, एफ एक्स 0 दिया, यहाँ से यहाँ तक में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 आया, यहाँ से यहाँ तक में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ जो है, खास करके आईटी के लिए ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना ग्राफ का मैथमेटिक्स समझ लीजिए कि शून्य, आप कुछ नहीं जानते। यदि आप ग्राफ नहीं जानते हैं 11th या 12th मैथमेटिक्स में, तो आपको कुछ भी मतलब कि मैथमेटिक्स के बारे में मतलब कि ज़्यादा आपको आइडिया नहीं है। इसलिए ग्राफ जरूर जानिए, बिना ग्राफ का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो कि बिना ग्राफ का आप जो है निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ग्राफ जानना ज़रूरी है। जब आप ग्राफ जान लोगे, ग्राफ जानने के बाद हम आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगे डिफ्रेंशिएशन के बारे में। डिफ्रेंशिएशन के बारे में आपको बता देंगे थोड़ा सा, फिर डिफ्रेंशिएशन के बारे में जब बता देंगे, इंटीग्रेशन, ये सब फिर पढ़ाए जाएंगे 12th में। ये सब फिर आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट में है आपको बेसिक आइडिया दिया जाएगा। फिर इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा, इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का आपको आइडिया दे दिया जाएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डोमेन रेंज निकालने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में तो आसानी से निकल जाता है क्योंकि डिग्री 2 होता है। बहुत सारे जैसे कि डिग्री हमारा क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, ठीक है,
दैट इज़ मल्टीनोमियल अब 2 से ज़्यादा डिग्री का है, अब उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको मैक्सिमा और मिनिमा की ज़रूरत पड़ जाता है। जब ज़रूरत पड़ जाता है तो ये से थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे हम दे देंगे, जिसके हेल्प से आप जो है वहाँ पे आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैक्सिमा और मिनिमा जानने के बाद हम आपको यहाँ पे मीन वैल्यू के बारे में बता देंगे। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया जाएगा रॉल्स थ्योरम के बारे में। रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, कॉची थ्योरम का कोई यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो जैसे रॉल्स थ्योरम का यूज़ है, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा एफ डैश एक्स बराबर मान लिया जाए ए एक्स प्लस बी, और एफ डैश 1 0 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मान लिया एफ एक्स, ये एफ एक्स है, एफ 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और आप चेक करोगे एफ ऑफ 0 भी यदि 0 हो जाता है, आपको कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, एफ ऑफ 0 यदि 0 हो जाता है तो देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ एफ डैश सी तो ए 0 है नहीं, मान लिया जाए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन, जैसे जी एक्स है, जी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, कहेगा इसका सॉल्यूशन 0 से 1 में है या नहीं है। तो आप एक ऐसा फंक्शन बनाओगे एच एक्स स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे देखोगे एच 1 0 आ गया, एच 0 भी यदि एच 0 तो 0 है ही है, आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि ए प्लस बी क्या है, 0 है। तो देखिए एच 1 भी 0 हुआ, एच 0 भी 0 हुआ, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 से 1 सच दैट एच डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये मिलेगा एच डैश एक्स बराबर जी एक्स बराबर 0। तो देखिए कितना आसान ही हुआ। हम ये तो बता दिए ना कि हाँ जी एक्स का जो है, जी एक्स का 0 से 1 में एक कम से कम एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये किससे, ये जो हम फाइंड किए, ये किससे फाइंड कर ले, मीन वैल्यू से। तो यहाँ पे मीन वैल्यू भी आपको बता दिया जाएगा। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हम जब पॉलिनोमियल पढ़ाएं तो पॉलिनोमियल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको इन सब के बारे में बेसिक आइडिया दे दिया जा रहा है। चलिए ये सब हो जाएगा, ये आपको बेसिक आइडिया में। अब आपका आएगा 11th का टॉपिक, 11th का चैप्टर, ये हो गया सेट थ्योरी। ये आपका सेकेंड में ही, ये किस में रहा, सेकेंड में ये सारा रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा तो थर्ड नंबर में आपको बताएंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको बताया जाएगा थर्ड नंबर में हम आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री पहले हम आपको लॉगरिथम्स पढ़ा देंगे। लॉगरिथम्स पढ़ाने के बाद फोर्थ नंबर में आपका ट्रिगो आएगा। फिफ्थ नंबर में आपको पढ़ाया जाएगा लॉगरिथम्स, ट्रिगो। उसके बाद अलजेब्रा में एपी, जीपी और एचपी, और इसका एप्लीकेशन जो भी प्रॉपर्टीज है उन सब के बारे में हम जानेंगे। एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब क्या होते हैं, और इनमें जो सम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका सम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उसका सम, तो ये सब मतलब कि निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। फिर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब का क्या रिलेशन है, इन तीनों का जो कंबाइंड रिलेशन है उसके बारे में बताएंगे। इन तीनों का इक्वलिटी रिलेशन है, वो इक्वल कब हो जाता है वो भी बताएंगे। फिर मैक्सिमा मिनिमा के फॉर्म में ए क्यूब बी का स्क्वायर, ये इस तरह से लेस देन ए प्लस बी, इस तरह से आपको जो भी करना होगा, इस तरह से जब भी आपको प्रूव करना हो ए क्यूब बी का स्क्वायर, तो कहने का मतलब हम बांट देते हैं ए बाई थ्री, तो इस तरह से 3 ये हो जाता है ये, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/5 ये चीज़ होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेस देन इक्वल टू क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो वहाँ से हमको ये सब भी आइडिया मिलेगा प्रूव करने का। तो ये सब भी हम आपको इसी में बता देंगे, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। 6 नंबर में आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो या तो सबसे पहले हम इसमें सिर्फ 2 ही डिग्री का तो नहीं लेकर चलेंगे, हम क्या चलेंगे जितने भी जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री और भी जितने भी डिग्री का आएंगे सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली वे में आप कह दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब जैसे आपको कहा जाए कि कोई भी फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल f(x) बराबर ax टू द पावर 0 सो द a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल ये क्या है? कांस्टेंट है। तो जितने भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल सबके सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं? सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं? तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि f(x) बराबर 0, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है? नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा इफ पॉसिबल f(x) जितने भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल हैं f(x) बराबर ax टू द पावर 0 सच दैट a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे प्रत्येक 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट है। f(x) बराबर a बराबर क्या है? कांस्टेंट है। बट क्या उल्टा सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्सेप्शन है। जैसे f(x) बराबर 0, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट क्या ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है? इफ पॉसिबल f(x) इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। यदि f(x) क्या होगा? 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा तो f(x) देयर एग्जिस्ट a नॉन जीरो सच दैट f(x) बराबर ax टू द पावर 0 बराबर a। तो ये क्या है? 0 नहीं है ना, तो कहने ये तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल आ गया। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्शन 0 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा वह 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा जब वह क्या हो? नॉन जीरो कांस्टेंट हो। बट जितने भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये सब जो भी आइडिया मिलता है आपको यहीं पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो इसमें बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर रॉल्स थ्योरम, ये सब का यूज इसमें हम करेंगे। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में बहुत सारे इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए ये हो गया, ये आपका 6 नंबर में। 7 नंबर में आपको बताया जाएगा जब ये आप पढ़ लोगे अर्थमेटिक, ये लोगारिथम्स, ट्रिगो, आरपी, जीपी, एसपी, सिक्स नंबर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। जब ये आप पढ़ लोगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तब आपको हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज किस फॉर्मेट में? x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, जहाँ की x y किस में बिलोंग करे? रियल नंबर में। तो इसका प्रत्येक ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें आर्गुमेंट, ये सब का रिलेशन, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मॉडुलस दैट इज एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे कर्व भी खींचे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये रोटेशन, ये सब सर्कल को भी कॉम्प्लेक्स, सर्कल के इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखना है, लाइन के इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखना है। इन सब का स्टडी जो है हम किस में करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। किस में करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे तब हम पढ़ाएंगे 8 में परमुटेशन
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों में मेनली क्या किया जाता है, नंबर ऑफ वेज फाइंड किए जाते हैं। क्या चीज़ फाइंड किए जाते हैं, नंबर ऑफ वेज। परमुटेशन में आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब इसका आइडिया हम अच्छे तरीके से ले लेते हैं तब जाके हम आपको बताएंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। हमने यहाँ पे बोला था बट यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, क्योंकि ये टर्म के अकॉर्डिंग होता है और पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाइनोमियल में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फिर मिडिल टर्म क्या होता है, लार्जेस्ट टर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, इस तरह से आपका आएगा। ग्रेटेस्ट टर्म, लीस्ट टर्म कौन सा होगा, ये सब भी आएगा। उसके बाद बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे, NC0 + NC1 + NC2 + डॉट 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 NCN, ये किसके इक्वल होगा। इन सब का जो भी रिलेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन के टर्म में बहुत सारा रहेगा, सीरीज फाइनाइट सीरीज टाइप का रहेगा, और उसका सम क्या होगा, इन सब के बारे में आपको बाइनोमियल में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका रहा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड 9 नंबर बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। उसके बाद आपको बताया जाएगा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ा सा ये आपको आइडिया दे दिया जाएगा। किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। उसके बाद जो भी है उसके बारे हम क्या करेंगे 12th में, फिर यहाँ से आपका और भी जो भी टॉपिक होंगे हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम कल से जो टॉपिक कल से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सेट थ्योरी। तो आप लोग इतना पहले अच्छे से जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है, आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।